फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट के एग्जाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक अधिगम विकलांगता। वैसे जो विकलांगता शब्द है इसका यूज नहीं करना है, आपके आरटी के अकॉर्डिंग दिव्यांगता वर्ड का यूज करना है, जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है, कहलाता है। ऑप्शन क्या दे रखा है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ध्यान अभाव, अतिसक्रियता विकार। ठीक है, देखिए अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो उसमें कई प्रकार की डिसेबिलिटीज़ आती है, बट यहाँ पर पूछ रखा है लिखावट में कठिनाई। जब भी बच्चे को लिखने संबंधी समस्या है तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा। ठीक है, इस बच्चे की जो राइटिंग होती है वो पढ़ने योग्य नहीं होती है, त्रुटिपूर्ण होती है। ठीक है, बच्चा सही तरीके से शब्दों को लिख नहीं पाता, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो ये कब होगा, जब यहाँ पर आपसे पूछे पठन विकार। ठीक है, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर के बारे में पूछे। इसमें जो बच्चा होता है वो सही तरीके से शब्दों को रीड नहीं कर पाता है, मिरर इमेज बच्चों को दिखाई देती है। यानी कि बच्चा 12 को 21 पढ़ सकता है, वाज को सा पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ में होती है। ये किससे संबंधित होता है, आपका डिसलेक्सिया से। ठीक है, अगर हम डिसकैलकुलिया की बात करें तो ये कब होता है, जब बच्चे को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं उनको समझने में दिक्कत आए, कैलकुलेशन बच्चा सही तरीके से नहीं कर पाया, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका डिसकैलकुलिया होता है। ठीक है, बाकी डिस्ग्राफिया मैंने आप लोगों को बता ही दिया। यहाँ पर लास्ट क्या दे रखा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार। ये क्या होता है, जिसे हम लोग ADHD के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो बच्चे का ध्यान होता है वो लंबे समय तक किसी एक ही जगह पर टिक नहीं पाता है। बच्चे का जो ध्यान होता है बार बार भटकता रहता है। ठीक है, कभी कुछ और करेगा, कभी कुछ और करने लगेगा। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ से रिलेट करके कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्ग्राफिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रखी हैं, हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। डिस्ग्राफिया एक अधिगम, ठीक है, दिव्यांगता है। इससे ग्रसित छात्र लिखने में कठिनाई अनुभव करता है। इस विकार में छात्र का लेखन धीमा, भद्दा व त्रुटिपूर्ण होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो डिस्ग्राफिया वाला बच्चा होता है, ठीक है, उसकी जो राइटिंग होती है इलिजिबल राइटिंग होती है, यानी कि पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर दे रखा है, छात्र लिखते लिखते शीघ्र ही थक जाता है तथा अपनी उंगलियों में दर्द महसूस करता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, यानी कि आपसे सम्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पूछ रखा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। देखिए, जब आप अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो या फिर निरंतर हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि FA का पार्ट होता है। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें सम्मेटिव इवैल्यूएशन यहाँ पर बताना है। यहाँ पर अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, यानी कि जो शिक्षा सामग्री है हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि बच्चों के लिए ये अप्रोप्रिएट है या भी या फिर नहीं, सही है कि नहीं है। ठीक है, बच्चों को यहाँ से हेल्प मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत ही आ जाता है, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। देखिए, जब भी लगातार या फिर जो है निरंतर इन शब्दों की बात हो तो वहाँ पर क्या होगा, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होगा, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, जबकि जो सम्मेटिव होता है ये क्या होता है, साल के एंड में, यानी कि मतलब आपने पूरे साल भर में क्या चीज़ें पढ़ा, ठीक है, कितने आपने उससे जो अचीवमेंट हासिल की, ये आपके सम्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर वही दे रखा है डी ऑप्शन में, सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। जैसे कि आप जब लास्ट में एग्जाम देते हो ना अपना, उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अपने रिजल्ट में कोई चेंज नहीं कर सकते, तो होता है आपका सम्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी कि पूरे साल आपने क्या सीखा, तो यही होता है। बाकी यहाँ पर दे भी रखा है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। वही मैंने अभी आप लोग साथ में डिस्कस किया। योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक शैक्षिक सत्र के अंत में मापन प्रक्रिया के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि छात्रों ने कितना सीखा, यानी कि किस सब्जेक्ट में जो आपके कितने नंबर आए हुए हैं। बट ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि जो रिजल्ट आपका आ जाता है उसमें आप फिर चेंज नहीं कर सकते हो। जबकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें जो है आप पता लगा सकते हो कि बच्चे के सीखने में कहाँ पर कमी रह गई है। ठीक है, कौन सा टीचिंग मेथड यूज करें ताकि बच्चे को और अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है,
ताकि शिक्षक जानकारी प्राप्त कर सके कि पूर्ण शैक्षिक सत्र के दौरान शैक्षिक प्रक्रिया कितनी प्रभावपूर्ण रही है। ये जानकारी तो प्राप्त करते हैं बट उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी, ठीक है। तो ये उतना सही नहीं होता, इसलिए जो आपकी NEP NCF आती है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ज़्यादा जोर देती है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से यही बन जाता है कि बहुबुद्धि यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए जो कि आपकी NCERT के बुक में मेंशन है। 8 प्रकार में से जो है यहाँ पर पूछ रखा है कौन सा जो है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताया गया है। अब देखिए, इन्होंने विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात नहीं की है, ठीक है। रचनात्मक बुद्धि की भी बात इन्होंने की नहीं की है, ठीक है। इन्होंने किसकी बात की है, नेचुरलिस्टिक स्किल्स यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि की बात की है। इसके अलावा भी आपके 7 बच रही हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि की बात भी इन्होंने नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर C ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसी तरीके से आपके एग्जाम में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ पर मतलब प्रकृतिवादी बुद्धि ना लिख करके आपको शारीरिक गतिक संवेदीय बुद्धि लिख सकता है, या फिर जो इन्होंने दिया 8 प्रकार में से वो कोई उठा करके रख सकता है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनके जो है बुद्धि के जो प्रकार है उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर पूरा डिटेल में दे रखा है, एक एक करके मैं सभी के बारे में आप लोग को बता भी दूंगी, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया, जिसमें गार्डनर महोदय ने बुद्धि को 9 श्रेणियों में विभाजित किया, ठीक है। अब देखिए, ये बुक है, यहाँ पर आपको 9 देखने को मिला है बट आपको 9 नहीं रीड करना है, ठीक है। 8 ही पढ़ना है, क्योंकि जो आपकी NCERT की बुक है उसमें 8 दे रखा है, इसलिए आपको 8 ही पढ़ना है। वैसे तो इन्होंने 11 प्रकार के जो बुद्धि के बारे में बात की है, बट पढ़ना आपको कितनी है, 8 ही पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 8 ही प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा जो एक प्रकार है जिसको कि हम लोग नहीं पढ़ने वाले वो हम दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 मिनट, ये आपको नहीं पढ़ना है ना, ये वाला आप यहाँ से कट कर दीजिएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप पढ़िए, ठीक है। बट जो बुक वगैरह दी जाती है उसमें भी देखिए कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल NCERT के थ्रू डिस्कस कर रही हूँ, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने 8 प्रकार कौन कौन से बताए हुए हैं। पहला दिन उन्होंने बताया हुआ है भाषाई बुद्धि, ठीक है। भाषाई बुद्धि किन व्यक्तियों के अंतर्गत होती है, जिनके की अपनी भाषा पर एक अच्छी खासी पकड़ होती है। जैसे कि हम अगर बात करें इसके एग्जांपल की तो आपके हो जाएंगे वकील, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज के थ्रू दूसरों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कवि हो जाएंगे, पत्रकार हो जाएंगे। तो इसके अंतर्गत जो है आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, यानी कि भाषाई बुद्धि होती है। अगर हम तार्किक गणितीय बुद्धि की बात करें तो जो लोग तर्क वगैरह कर पाते हैं, हर चीज़ के पीछे रीज़न खोजते हैं, ठीक है। ये चीज़ कैसे हुई, IQ इनकी अच्छी होती है, जैसे कि आपकी APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, ठीक है। स्थानिक बुद्धि की बात करें तो जो लोग जिनके पास प्रॉपर स्थान की समझ होती है, कहाँ पर कौन सी चीज़ सही लगेगी, जैसे कि आर्किटेक्चर हो गए, जो लोग घरों के नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, मूर्तिकार हो गए, पेंटर हो गए, तो इन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, आपकी स्थानिक बुद्धि होती है। वहीं पर अगर हम शारीरिक गतिक बुद्धि की बात करें, यानी कि बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये उन व्यक्तियों के अंतर्गत होती है जो लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मूव करना है, जैसे कि जो बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेटर जो लोग होते हैं, है ना, या फिर जो सर्कस में काम करते हैं, जिनको कि पता होता है बॉडी को किस तरीके से किस एंगल पर रोटेट करना है, ठीक है। ये सबके बस की बात नहीं होती है। ये वही व्यक्ति कर पाता है जिसके कि अपनी बॉडी पर एक अच्छा खासा कंट्रोल है, या फिर जिस ऑब्जेक्ट को वो यूज़ कर रहे हैं उस पर एक अच्छा खासा वो जो है पकड़ बना पाए, ठीक है, उस पर जो है कंट्रोल रख पाए। तो ये लोग शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। संगीतिक बुद्धि की अगर हम बात करें, यानी कि ये किसके अंतर्गत होती है, जो संगीत में अच्छे खासे होते हैं, जैसे कि लता मंगेशकर जी हो गई, अरिजीत सिंह हो गए, सोनू निगम जी हो गए, ठीक है। तो इन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, संगीत में बुद्धि होती है, यानी कि जिनके पास सुर लय ताल का एक अच्छा संगम होता है, ठीक है। व्यक्तिक आत्मनन बुद्धि, ठीक है, और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको आप मतलब इंग्लिश में ही याद करिएगा, हिंदी में आपको वर्ड थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिल सकते हैं। एक होता है आपका इंटर, ठीक है। इंटर की जब भी बात हो, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में यहाँ पर पूरा नहीं लिख रही हूँ, बट जो आप सुन लीजिए यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस पर क्या होता है, जो व्यक्ति खुद के और दूसरों के बारे में बता पाए, जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो आपको देख करके ही बता देंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपके मन में
क्या चल रहा है, किसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, यानी जो व्यक्ति दूसरों के बारे में बता पाए, उसके स्वभाव, उसके नेचर के बारे में बता पाए, ठीक है, उसके दशा के बारे में बता पाए, तो उनके अंदर होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एक होता है आपका इंट्रा, ठीक है। इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस किसके अंतर्गत होती है, जो व्यक्ति खुद के बारे में बता पाए, खुद के ऊपर नॉलेज रख पाए, खुद के स्वभाव के बारे में बता पाए, ठीक है। तो उन व्यक्तियों के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। यानी कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएंगे आपके गौतम बुद्ध, ठीक है। तो ये जो है हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार दिए थे, जहाँ से कि आपके एग्जाम में कई बार, ठीक है, कई बार तो ऑप्शन उठा करके पूछ देगा, और मतलब एग्जाम्पल जो मैंने बताया वही उठा करके दे देगा और पूछ देगा कि ये बुद्धि जो है किसके अंतर्गत व्यक्ति मतलब पाई जाएगी, ठीक है, या फिर ये लक्षण वाले व्यक्ति जो है कौन से बुद्धि वाले हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पर बताना रहेगा। बाकी ये आपको जो 9वां नंबर पर दे रखा है ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये 8 ही प्रकार आपको पढ़ने हैं। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाइए 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अवधारणा गठन में सुविधा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी कि जो बच्चे जो है 2 से अधिक लैंग्वेज के बारे में जान पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आप ही हो, आपको 2 या 2 से अधिक लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है, तो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे इंग्लिश में भी बात करेगा तो आप उसमें भी बात करेंगे, हिंदी में बात करेगा तो आप उसमें भी बात कर पाएंगे, ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं जो आपके कॉन्सेप्ट वो बहुत क्लियर है ना, दूसरी लैंग्वेज को लेकर के भी, तो जो आपके अवधारणा है उसमें आपको सुविधा आएगी, ठीक है। आप दूसरे लैंग्वेज में भी अपने कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो ये तो बात आपकी सही है। विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आप जो है दूसरे लैंग्वेज में अपना तर्क दे पाएंगे, ठीक है, उस चीज़ को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो ये भी बात आपकी सही है। यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन अभी तक आपके सही हैं। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं ही हूँ, ठीक है, मान लीजिए मुझे हिंदी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, ठीक है, मैं किसी व्यक्ति से बात कर रही हूँ, ठीक है, हिंदी में बात कर रही हूँ, बट उस व्यक्ति को इंग्लिश आती है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको स्विच कर जाऊँगी, इंग्लिश में बोलने लगूँगी, ठीक है। यानी कि मेरे अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, मैं दोनों लैंग्वेज में बात कर पा रही हूँ, यानी कि जो मेरी कॉग्निटिव एबिलिटी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं दोनों में, मतलब कोई तीसरी भी लैंग्वेज है तो उसमें भी बात कर पा रही हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे 2 ही लैंग्वेज, मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, हिंदी तो मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र से हम हैं तो हिंदी तो मुझे आती ही है, ठीक है, बट इंग्लिश भी मतलब काम भर आती है, ओके। कि आप जहाँ से भी रहते हो, ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, तो वहाँ पर उस लैंग्वेज के अलावा अगर आपको दूसरे लैंग्वेज की भी नॉलेज है तो आप क्या कर पाएंगे, दूसरे लैंग्वेज में भी अपनी बात को रख पाएंगे, समझा पाएंगे, यानी कि आपके अंदर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही बातें सही हैं अपनी अपनी जगह पर, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वही यहाँ पर दे भी रखा है। जब कोई बच्चा एक से अधिक भाषा बोलने में समर्थ होते हैं तो बच्चों में विभिन्न कौशल सीखने में सहायता मिलती है, जो बच्चों के निम्न लाभ प्रदान करते, वही अवधारणा गठन में, विश्लेषणात्मक तर्क में, संज्ञानात्मक लचीलेपन में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ, ओके, अब आपको दिख रहा होगा। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां कर रहा है, जैसे अ ने केवल यह प्रश्न पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी प्रश्न किया कि कैसे और क्यों, ठीक है, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। समानता, ठीक है, एनोलॉजी, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच, अवधारणा, मानचित्र, ठीक है। अब देखिए जब भी जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे कि ये क्या है, ठीक है, इसकी जगह पर अगर वो पूछें कि क्या, क्यों, कैसे, यानी कि मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, क्योंकि आप खुद सोचिए जब आप किसी क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए आप टीचर से क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब टीचर से क्या ही, आपसे कोई बच्चा अगर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, तो सिर्फ क्या पूछा तो आप उसको उसी चीज़ के बारे में बता पाएंगे, बट वही बच्चा अगर आपसे क्या, क्यों, कैसे पूछा तो यानी अपने क्रिटिकल थिंकिंग का वो निर्माण कर रहा है, हर चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज रखना चाह रहा है, ठीक है, यानी कि और इसी तरीके की थिंकिंग करने के लिए आपको बच्चों को प्रोत्साहित भी करना है, ठीक है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा अक्सर करके बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें कि जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो बड़े लोग होते हैं उनको डांट भी देते हैं कितना क्वेश्चन क्यों करें, बट वो सही है, ठीक है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, हर चीज़ के लिए क्वेश्चन करेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, कब हुआ, तो ये सारी चीज़ें होती है बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है, यानी कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एनोलॉजी नहीं होगा, ठीक है।
बाकी एकीकृत सोच क्या होता है, जैसे कि अभी आपको मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इसमें आपको ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया और डी ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो इसमें आप कुछ सोचोगे नहीं, जो ऑप्शन आपको पता होगा, ठीक है, आपने कहीं सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, वही बता दोगे, नहीं पता होगा तो आप तुक्का लगा दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एकीकृत सोच हो गई आपकी, ठीक है, यानी कि बिल्कुल मैंने फिक्स्ड कर दिया कि इससे बाहर आपको जाना ही नहीं है, यही 4 ऑप्शन है, घूम फिर के आपको इसी में से आंसर बताना है आपको, ठीक है। बट अगर मैंने आपसे कह दिया कि पानी बचाओ के उपाय क्या हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर कई लोग अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताएंगे, हम इस तरीके से बचा सकते हैं, हम ये चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो हर बच्चा अलग डायरेक्शन में सोचेगा, हर बच्चा कुछ नया बताएगा, तो ये जो है सीखने का या फिर सिखाने का बेस्ट तरीका होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है, उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से अध्यापक बच्चों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। आलोचनात्मक सोच के माध्यम से शैक्षिक गतिविधियों के दौरान एक शिक्षक द्वारा छात्र से प्रश्न पूछकर पाठ्य वस्तु के सर्वकालिक महत्व तथा कमियों की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, ताकि अन्य में तुलना के आधार पर पाठ्य वस्तु के गुणों एवं दोषों को समग्र उपयोगिता को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या करता है। ऑप्शन दे रखा है मानवतावाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक, सामाजिक, ठीक है। अब देखिए 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ पर होंगे ही नहीं, कौन कौन से, एक तो सामाजिक संज्ञानात्मक, ठीक है, क्योंकि जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव से जो रिलेटेड है आपके, जैसे कि आपके जीन प्याजे होंगे, है ना, लेव वाइगोस्की होंगे, तो ये लोग क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ये लोग पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। बाकी सामाजिक की इसकी बात आपके लिए वाइगोस्की करते हैं, ठीक है, इसमें भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। बाकी मानवतावाद भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद कैसे होगा, इसमें देखिए आपके कोहलर आ जाएंगे, स्किनर आ जाएंगे, पाओला आ जाएंगे, ठीक है, थॉर्नडाइक आ जाएंगे। तो ये लोग क्या कहते हैं कि अगर हम बच्चे को कोई पॉजिटिव, जैसे कि मान लीजिए छोटा जो बच्चा होता है, कभी कभी आपने देखा होगा उसको आप जो है अगर वो बड़ों को प्रणाम कर देता है या फिर आप उससे कोई शब्द बुलवाते हैं, ठीक है, बच्चा वो शब्द बोल पाता है, जैसे आप कहते हैं मतलब मम्मा बोलो, पापा बोलो, ठीक है। तो अगर बच्चा उन शब्दों में से कोई एक शब्द बोल पाता है, बार बार आप उसको रिपीट करवाते हैं, तो आप बहुत खुश होते हैं, उसको चॉकलेट देते हैं या फिर कहते हैं अरे मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है। तो बच्चे का पॉजिटिव रिइंफोर्स मिलता है, ठीक है, बच्चा वो चीज़ बार बार करना चाहता है, वो सोचता है कि जब मैं बार बार ऐसा करूँगा तो मुझे बार बार यहाँ पर जो है प्यार किया जाएगा या फिर बार बार मुझे चॉकलेट दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चा जब उसको इस तरीके की चीज़ें दी जाती हैं, पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है, तो बच्चा उस चीज़ को बार बार करना चाहता है, ठीक है। बट वहीं पर बच्चे ने कोई गलती कर दी, ठीक है, किसी को मार दिया, ठीक है, जैसे देखा होगा आपने छोटे बच्चे कभी कभी किसी को खरोच देते हैं पूरा ऐसे, ठीक है, तो वहाँ पर निशान पूरा पड़ जाता है। तो उस समय जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के डांटते हैं उनको या फिर जो उनकी जो पिटाई करते हैं, तो वहाँ पर उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर वो चीज़ जो है बच्चा दोबारा नहीं करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, इस ऐसा करने से जो हमारे पेरेंट्स है वो मतलब हमको डांटेंगे या फिर हमें जो है सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, है ना। तो इसलिए बच्चा उन चीज़ों से डरता है, उन चीज़ों को करना ही नहीं चाहता है, ठीक है। यही बात जो है, मतलब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसमें जो है आपके स्किनर, थॉर्नडाइक, इन्होंने कई सारे मतलब इस तरीके की चीज़ें बताई। इन्होंने अपने जो जानवर होते हैं उनके ऊपर प्रयोग किए थे, जैसे कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, पाओलाओं ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, ठीक है, कॉलन ने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया, ठीक है, सुल्तान नाम की चिंपैंजी, ये भी क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में भी, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका व्यवहारवाद। इसके बारे में मतलब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको और भी मतलब इंटरेस्ट आएगा और भी अच्छी तरीके से आप चीज़ों को सीख पाएंगे। बाकी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मनोविज्ञान एक व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य यह मानता है कि सकारात्मक या नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकती हैं, ठीक है। वही मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि व्यवहारवाद मनोविज्ञान स्किनर का मानना था कि सकारात्मक उत्तेजनाएं, प्रशंसा, पुरस्कार, सम्मान आदि छात्र के व्यवहार की प्रक्रिया को बढ़ा देती है। जैसे कि वही मैंने बताया कि अगर आप बच्चों को कोई पॉजिटिव मतलब फीडबैक देते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे तो तुम्हें कोई पुरस्कार देंगे, तुम्हें फ़ोन खरीद के देंगे, बाइक खरीद के देंगे, स्कूटी खरीद के देंगे, ठीक है, या फिर तुम्हें कोई प्राइज़ मिलता है, तो बच्चा क्या करेगा, उस प्रक्रिया को बार बार करना चाहेगा क्योंकि उसको कोई चीज़ मिल रही है। बट ये सही तरीका होता नहीं है, क्योंकि इससे क्या करते हैं जो बच्चे होते हैं किसी पुरस्कार को पाने के लिए फिर कार्य करने लगते हैं। जब तक उनको चीज़ कोई बाहरी चीज़ मिलती रहेगी तब तक वो कार्य को करना चाहते हैं, बट जैसे ही उनको जो है बाहरी चीज़ मिलना बंद होगी वो उस कार्य में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं, ठीक है, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें बच्चों को अंदर कभी भी डेवलप नहीं करनी चाहिए, है ना। इसके अलावा देखिए नकारात्मक उत्तेजनाएं, निंदा, शोर, विद्युत आघात आदि
उससे व्यवहार की प्रक्रिया को घटा देती है। वही मैंने बताया कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कभी कुछ गलत एक्टिविटी कर देते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको डांट लगाते हैं या फिर जो है उन पे उनकी पिटाई करते हैं, है ना, या फिर कुछ और मेथड अपनाते हैं अपना वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो नकारात्मक व्यवहार होते हैं वो बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के अंदर डर पैदा हो जाता है। फिर वो दोबारा, क्योंकि बच्चा गलतियों से ही सीखता है, फिर वो कुछ गलतियाँ करना ही नहीं चाहेगा, ठीक है, उन चीज़ों से बचने लगेगा। तो इसलिए जब बच्चा जिस तरीके से सीख रहा है उसको सीखने दे, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार व्यवहारवाद यह मानता है कि उत्तेजना उद्दीपन की प्रतिक्रिया अनुक्रिया व्यवहार को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोग के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर दी। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को डैश नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना, सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फुल टाइम, यानी कि पूरा समय, ठीक है, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है सभी बच्चों को समाहित करने की बात करती है। आप यहाँ पर देख भी पाएंगे समावेश शब्द का मतलब बहुत व्यापक है, जिसमें अक्षमता युक्त तथा उन सभी बच्चों को शामिल किया जाता है जो स्कूल छोड़ दिए हैं। विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करने के लिए यथासंभव दृश्यमान या मौखिक संकेतों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष अनुदेशन प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि बच्चा किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, चाहे बच्चा दिव्यांग हो, चाहे बच्चा जो है श्रवण बाधित हो, चाहे नॉर्मल बच्चा हो, चाहे बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड हो, ठीक है, या फिर बच्चे की IQ जो है अच्छी खासी हो, बच्चा वंचित पृष्ठभूमि से हो, ठीक है, हम सभी प्रकार के बच्चों को क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर हाँ ठीक है, 1 मिनट, यानी कि हम क्या करेंगे, सभी प्रकार के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे की कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, यानी कि एज पर नीड एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। यानी कि बच्चे के जो सीखने की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ये बात कहती है आपकी समावेशी एजुकेशन। जैसे कि मान लीजिए जो समझ बाधित बच्चा है, इसको हम क्या करेंगे, उसको सुनने में दिक्कत है तो इसके सामने हम चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं। जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसके सामने हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो सुनने वाली चीज़ें वो प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, जो स्पर्श करने वाली चीज़ें वो प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी सभी प्रकार के बच्चों को हम एजुकेशन तो प्रोवाइड करेंगे, बट कैसे एजुकेशन देंगे, एज पर नीड एजुकेशन देंगे, जिसको जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएंगी बच्चे को। तो यहाँ पर यही बात कहती है। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ रखा था कि समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को डैश नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना, पूरे टाइम। ऐसा नहीं कि आप जो उनको आधे टाइम शिक्षित कर रहे हैं, आधे टाइम निकाल रहे हैं, नहीं, पूरे टाइम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आज की कंप्लीट क्लास। कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे क्लासेज है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। इसके अलावा भी आपकी जो क्लासेज है वो डेली चलती रहेंगी। जो आपके प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, उन सभी को यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। EVS की भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, साइंस की भी जल्दी चलेंगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी जो क्लासेस हैं उनकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी।